तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के इस नए सेशन में मौजूद हैं। बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड थी कि फ़िज़िक्स पढ़ाया जाए, ठीक है। और फिज़िक्स में हम लोग आज क्लास 9th में ये पहला दिन है हमारा। हम लोग देखेंगे फिज़िक्स के बारे में। इससे पहले आप लोगों का क्लास 8 तक जो साइंस का क्लास चला था, इसमें आप लोगों ने साइंस में कंबाइंड रूप से फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो को पढ़ा होगा। लेकिन जैसे ही आप क्लास 1 मिनट स्टार्ट है, तो हम लोग फिज़िक्स के इस नए सेशन में इन करने से पहले एक बच्चे को हम लोग समझा रहे थे आज कि आप लोग अपने किसी भी आदत को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कोई भी आदत जो है वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। यहाँ मेरा कहने का अर्थ है कि कोई बुरी आदत है, अगर आपको खेलने का शौक़ है तो वो आदत के रूप में अगर बदल गया है तो आपको दिक्कतें देगी। अगर आपको क्रिकेट देखने का शौक़ है या कोई और गेम देखने का शौक़ है तो उसे अपने शौक़ तक ही सीमित रखें, उसे अपनी आदत ना बनने दे तो बेहतर रहेगा। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग को आप सुनते होंगे कि हमें अगर तकिया नहीं मिलता है तो हम सो नहीं पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलते होंगे हमें तकिया दो ना दो कोई मतलब नहीं है, हम आराम से सो सकते हैं। तो उन्होंने अपने ऊपर अपने किसी ऐच्छिक चीज़ को हावी नहीं होने दिया है। तो जीवन में हम लोगों को यही काम करना है। स्पेशली हम लोग तो एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके समक्ष आपके लिए हम लोग एक्सपीरियंस पर्सन हैं, तो आपको उचित सलाह ही देंगे। फ़िलहाल बढ़ते हैं इस फिज़िक्स के नए सेशन में। बच्चों को हम अभी समझा रहे थे कि क्लास 8 तक आपको साइंस पढ़ना होता है। उसके बाद हम लोग जैसे ही क्लास 9th में जाते हैं तो साइंस के अलग अलग जोन बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग अगर सिंपल वे में कहें तो 4 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला हम लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी और चौथा है हमारा इन्वायरमेंट। चारों के चारों अलग अलग सेक्शन में बटे हुए हैं, ठीक है। इनको हम लोग भौतिकी कहते हैं या भौतिक शास्त्र कहते हैं, इसको हम लोग रसायन कहते हैं, इनको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग पर्यावरण विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों साइंस में आपको क्लास 9th में जाते ही आपको सामने दिखाई देंगे। आगे अब 9th के बाद आप 10th में जाइएगा, 11th में जाइएगा तो आपको ये चारों अब सेक्शन दिखने ही दिखने वाले हैं। तो हम लोग इन दोनों से परिचित हो चुके हैं पिछले क्लासों में। आज बारी फिज़िक्स की थी। बच्चों का डिमांड था कि सर फिज़िक्स अभी तक चालू भी नहीं हुआ है, तो हमें देखना है सबसे पहले कि फ़िज़िक्स में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो फिज़िक्स में जो हम पढ़ते हैं वो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट किसी वस्तु के बारे में पढ़ते हैं, उसके फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, चाहे वह इस धरती पे मौजूद वस्तु हो, चाहे वह हमारे ब्रह्मांड में कहीं पे मौजूद वस्तु हो, सब के बारे में, चाहे वह लिविंग्स हो चाहे वह नॉन लिविंग्स हो, उसके हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। लिविंग को ज़रा सा इससे अलग कर दिया जाए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लिविंग्स बायो में रहे तो बेहतर है। तो नॉन लिविंग्स के बारे में जनरली हम लोग इसके फिज़िकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टी हम आपको पहले भी बताए हैं, ये मार्कर है। इसके अगर फिज़िकल प्रॉपर्टी आपसे कोई पूछ रहा है तो आप बताएंगे कि यह इसका ऊपर वाला हिस्सा देखने में ब्लैक है, ये सिलेंड्रिकल देखने में है, इससे काले कलर का रंग निकल रहा है, ठीक है। ये सामने से सिलेंडर होकर ऊपर की ओर जाते हुए पॉइंटेड हो गया है। मतलब जो कुछ हम देख सकते हैं अपने आंखों के द्वारा वो सब का सब क्या है, इसका फिज़िकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आज हम इसमें फ़िज़िक्स के बारे में यही सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है साइंस का। बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसी फिज़िक्स के कारण। अगर फिज़िक्स अच्छे से आपका तैयार नहीं होगा तो आपको दिक्कतें होंगी। फिज़िक्स में हम लोग बहुत सारे नए नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके जीवन के लिए अभिन्न हैं। जैसे आप पढ़ेंगे लाइट के बारे में, ठीक है, लाइट को हिंदी में प्रकाश कहते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग विद्युत कहते हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट को हम लोग चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिज़िक्स,
मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। ये ज़रा सा आपके लिए नया नाम है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आपको ये दिक्कतें ना दे, इसलिए हम आपको अभी हल्का सा इंट्रोडक्शन करवा दिए हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग फिजिक्स में। हमारे 9th क्लास का ये पहला चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि आज क्या कुछ हम लोग इसमें जानकारी ले सकते हैं। पहले इसके एजेंडा को देख लेते हैं। आज का जो हमारा क्लास रहेगा उस चैप्टर का नाम रहेगा मोशन एंड रेस्ट। दोनों नाम एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, गति तथा या और विराम, आपने नाम सुना होगा ज़रूर। ठीक है, जूनियर सेक्शन में आपने किताबों में इसके बारे में पढ़ाई भी की होगी। ठीक है, तो हमारा आज का जो एजेंडा रहेगा वो 3 एजेंडा रहेगा, जिसके ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे आज ही चर्चाएं हो जाए, अगर क्लास किसी कारण से इंटरप्ट नहीं होता है तो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोशन एंड रेस्ट के बारे में। दूसरा हम लोग इसमें टॉपिक देखेंगे आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, और तीसरा इसमें हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान देंगे तो आपको घर पे ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसके लिए गति और विराम, ठीक है, इसके अलावा दूरी और विस्थापन है। ठीक है, इसके अलावा ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक रेखीय गति, ठीक है, और अनुरेखीय गति हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो कुल मिलाकर हम ये सब पढ़ेंगे और लास्ट में जाते जाते हम लोग इस चैप्टर से एक ज़बरदस्त सा एक इसका डायग्राम देखेंगे जो आपको और भी ज़्यादा आसान बना देगा आपके इस चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग मोशन। मोशन शब्द सुनते ही हम लोग पहले ये परिकल्पना करते हैं कि अपने आसपास में देखिएगा कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि अपने जगह पर स्थिर है। आप सपोज कीजिए कि ये आपके सामने जो वृक्ष दिख रहा है, अगर कल आप आते हैं ये वृक्ष अगर यहाँ से कहीं और चला जाए उठ के, तो आप क्या कहेंगे? ये वृक्ष क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। अगर ये वृक्ष लगातार आप 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल देखते हैं कि ये इसी जगह पे खड़ा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वृक्ष जो है ये स्टेशनरी मोड में है, यानी कि स्थिर अवस्था में है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो है, कोई वस्तु जब समय के साथ एक ही जगह स्थिर रहे तब वह स्टेशनरी मोड में है। मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे कि कोई वस्तु क्या कर रहा है? समय के साथ, यानी कि समय बदलता जाएगा तब भी वो एक ही जगह पर क्या है? स्थिर है, तब वह क्या कहलाएगा? स्टेशनरी मोड में, यानी स्थिर अवस्था में कहलाएगा, स्थिर अवस्था। ठीक है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं चीज़ें। क्या आप स्कूल से घर जाते हैं तो क्या आपका घर उठकर कहीं और चला जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या आप स्कूल अगले दिन आते हैं तो क्या आपके स्कूल उठकर दूसरे जगह चले जाते हैं? वो भी नहीं होगा। ठीक है, एक फैक्ट्री अगर आपके घर के बगल में है, अगले दिन देखिएगा क्या वो दूसरे जगह चला जाएगा? ये भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह जो भी हैं, रेलवे के ट्रैक जो भी बस लगे हुए हैं, ठीक है, ये सब के सब कई पेड़ हो गए, ठीक है, सब के सब क्या होंगे? एक ही जगह स्थिर रहते हैं, चाहे समय बदलता जाता है। देखिए, ठंडी से गर्मी का मौसम आ गया, ठीक है, लेकिन क्या हमारा स्कूल ने अपना जगह चेंज किया? बिल्कुल नहीं किया। हम लोग वहीं के वहीं हैं, यानी कि हमारा स्कूल क्या है? स्थिर अवस्था में। तो आप कह सकते हैं कि सर ऐसी सारी वस्तुएं जो समय के साथ भी एक ही जगह स्थिर रहे वह कहलाएगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी स्थिर वस्तुएं कहलाएगा, यानी वो गति तो नहीं कर रहा है, ये तो कन्फर्म है अभी। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं अपने बारे में। अभी हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ खड़े हैं, और 2 मिनट बाद हम या 1 सेकेंड बाद हम यहाँ पहुँच गए।
यहाँ चले आए फिर इधर घूम रहे हैं। तो आप खुद ही ऑटोमेटिक देख रहे हैं कि समय के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपने जगह का परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब कोई वस्तु जब समय के साथ जगह परिवर्तन करे तब वह गति में है। ये ध्यान रखना है, तब वह गति में है। समय के साथ वो क्या कर रहा है, अपने जगह में परिवर्तन कर रहा है। आप अपने पंखे को देख सकते हैं, समय के साथ वो अपने आप को परिवर्तन करते रहता है। 1 सेकेंड के कुछ भी हिस्से में वो यहाँ से यहाँ चलाता है, फिर यहाँ से यहाँ चलाता है। इस प्रकार से वो अपना जब जगह परिवर्तन कर रहा है यानी कि वो मोशन में है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि किस चीज़ को हम लोग स्थिर कहेंगे यानी रेस्ट में कहेंगे, और किस चीज़ को हम लोग मोशन में कहेंगे। तो समय के अंतराल में अगर कोई वस्तु अपना जगह चेंज करेगा तो वो कहलाएगा गति में यानी मोशन में। ठीक है, क्या कोई दिक्कत आएगी क्या? और समय के साथ जब कोई वस्तु स्थिर ही रह जाए तब उसे हम लोग कहेंगे किस चीज़ में, ये रेस्ट में है। तो आप इसके कई उदाहरण देख सकते हैं। रेस्ट में कौन से वस्तु हैं, तो आप कह सकते हैं आपका घर, आपका स्कूल, आपके आसपास का फैक्ट्री, आपके आसपास का प्लेग्राउंड, आपके आसपास का दुकान, ठीक है, आपके आसपास का पड़ोसियों का मकान, ये सब स्थिर है। रेलवे की पटरियाँ, रेलवे स्टेशन, ठीक है, ऐसे कॉलेजेज, ऐसे ढेर सारे स्थान क्या है, रेस्ट में है। वृक्ष, ये सब भी रेस्ट में है। अगर आपको कह दे कि बताइए कौन से वस्तु मोशन कर रहे हैं, तो उसमें कई उदाहरण हो सकते हैं। एक चलता हुआ आदमी, ठीक है, जैसे देखिए इसमें अगर आपको पूछ दे तो आप पता करके इसमें बता सकते हैं। जैसे दे दिया, ए मैन वॉक्स ऑन द रोड, एक व्यक्ति जो रोड पर चल रहा है, टहल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, तो ये मोशन कर रहा है। ठीक है, अब देखना है इसमें, ए स्कूल ऑफ योर एरिया, ये क्या कर रहा है, ये रेस्ट में है। ये देखते जाना है आपको, आप इसी से इसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ए बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, इन द स्काई, आप इसको क्या कर सकते हैं, मोशन में है ये। ठीक है, अब देखिएगा, ए बनियान ट्री ऑफ योर गार्डन, आपके गार्डन का बनियान ट्री, ये किस चीज़ में है, रेस्ट में है। तो आप उम्मीद करते हैं ज़रूर आप इसको समझे होंगे कि किसको हम रेस्ट में कहेंगे और किसको हम मोशन में कहेंगे। यानी कि एक चीज़ तो पता चल गया कि सर जो भी मोशन करता है ना, वो अपना जगह परिवर्तन ज़रूर करता है। यानी मोशन करने के बाद जगह परिवर्तन ज़रूर होगा, जगह परिवर्तन होगा। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। और रेस्ट में रहने पर जगह परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, हम कैसे जानेंगे कि जगह परिवर्तन हुआ है या नहीं, तो इस चीज़ को भी ध्यान से देखेंगे हम अभी तुरंत। ठीक है, और फिर इसके बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले एक बच्चे का सर सवाल था कि सर हम लोग सीबीएसई वाले हैं सर, अगर हमको मोशन के बारे में पूछ देगा तो हम लोग इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, या सर हमको अगर रेस्ट के बारे में पूछ देगा तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको। अभी आपके बातों को हम काटेंगे नहीं, हम आपके बातों को बताएंगे। उससे पहले ज़रा सा एक चीज़ देख लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में देखते हैं। देखिए, रेफरेंस पॉइंट किसे कहा जाएगा, आप अपने आसपास में पेड़ पौधे देखते हैं, कोई पेड़ के सामने आप खड़े हो गए, ठीक है, और पेड़ के बगल में खड़े हो गए, ठीक है, और कुछ देर बाद उस पेड़ के सामने से आप निकल कर आ गए किसी दूसरे जगह पे, तो इस क्रम में बताइए क्या पेड़ ने मोशन किया, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके बारे में पूछा जाएगा तो आपने मोशन किया है, बिल्कुल किया है। यानी कि किसी स्थिर वस्तु के संबंध में अगर कोई वस्तु अपना जगह परिवर्तन करता है तब उसे क्या कहते हैं हम लोग,
मोशन में कहते हैं। तो वो जो स्थिर वस्तु होगा उसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। किसी जगह को एनी प्लेस ट्री स्टेशनरी ऑब्जेक्ट which is for assumption of motion of object। अगर किसी जगह को या किसी पेड़ पौधे को या किसी स्थिर वस्तु को हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, मोशन के एजम्पशन के लिए, ठीक है। एक शब्द और जोड़ दो, विच इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है। तो अगर उसका उपयोग करते हैं हम लोग मोशन को नापने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का, तब वो कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल इस बोर्ड के सामने हम खड़े हैं, ठीक है, और अचानक से निकल कर हम यहाँ चले आए, तो ये बोर्ड क्या है, स्थिर है, तो इसकी अपेक्षा हमने क्या किया, अभी मोशन किया। आप कैसे इसको पहचाने, तो ये तो यही रह गया था, बोर्ड यही रह गया था, लेकिन हमने अपना क्या किया, जगह चेंज किया। तो ये रेफरेंस पॉइंट था और इससे हम कहाँ चले आए और आगे आ गए हैं। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ रेफरेंस पॉइंट किसे कहेंगे, तो आप उन्हें ऐसे समझा सकते हैं कि सर बोर्ड अगर स्थिर है और उसके सामने अगर हम खड़े हैं और कुछ देर बाद हम बोर्ड से कुछ दूरी पर चले जाएंगे, यानी उसकी अपेक्षा हमने क्या किया है, गति किया है, यानी मोशन किया है, ठीक है। तो ये था रेफरेंस पॉइंट। अब आप इसको लिख सकते हैं मोशन के बारे में। अगर आपसे कोई मोशन पूछ देगा तो बताएंगे एनी ऑब्जेक्ट चेंजेज हिज इनिशियल प्लेस with respect of reference point, then it is in motion। देखिए इंग्लिश में भी आप इसको लिख सकते हैं कि कोई वस्तु अगर अपने प्रारंभिक जगह को क्या करता है, चेंज करता है, किसके संदर्भ में, रेफरेंस पॉइंट के संबंध में, ठीक है। यानी किसी स्थिर जगह से वो दूसरे जगह जाता है, तब वो वस्तु क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। इसी को जस्ट हम रेस्ट में भी जोड़ सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज या डज नॉट चेंज, हिज के बदले में यहाँ इट्स लिखना मिस्टेक से हो गया है, इट्स इनिशियल प्लेस विथ रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। यानी किसी रेफरेंस पॉइंट से कोई वस्तु अगर स्थिर है, अब जब मान लो कि ये बोर्ड है और इसके बगल में हमने एक पौधा लगा दिया आके, ठीक है, ये तो स्थिर था ही, क्या पौधा यहाँ से वहाँ नहीं गया, तो क्या वो गति किया, बिल्कुल नहीं किया, यानी कि वह भी क्या है, रेस्ट में है। तो सारा का सारा खेल रेफरेंस पॉइंट से शुरू होता है। ये बांस है, बांस के आगे में हम खड़े हैं, अचानक से तुम गए नीचे और हम अगले बार जब तुम ऊपर आए तो हम जाकर खड़े हो गए किसी कुर्सी के आगे में, तो आप क्या देखेंगे कि बांस तो अपने जगह पे ही है, लेकिन सर जो थे यहाँ से निकल कर कहाँ चले गए, कुर्सी के पास, यानी कि वो अपना मोशन किए हैं। तो ये ध्यान रखना है आपके लिए, ये मोशन और रेस्ट उम्मीद करते हैं ज़रूर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज़ और आया क्वेश्चन इसमें, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर ये तो हम समझ गए कि मोशन और रेस्ट क्या होता है, इसको आपने हमें समझा दिया है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए आपने, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया सर। लेकिन कोई वस्तु तेज मोशन करता है, कोई वस्तु कम करता है। आपने देखा होगा पंखा का चलना, और आपने सुना होगा पृथ्वी भी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है। तो बहुत सारे वस्तु है वो क्या करते हैं, मैनी ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन रहता है वो वेरी फास्ट होता है, ये इजीली फील कर सकते हैं हम लोग। अभी हम कहेंगे कि सब पंखा की ओर देखो, तो पंखा को हम फास्ट में देख रहे चल रहा है, तो इसको हम महसूस कर सकते हैं। अब बोलेंगे कि चलो तुम अब क्या देखो, अपने पृथ्वी को महसूस करो, तो देखो तो घूम रही है कि नहीं पृथ्वी,
तो जिसको बेचारे को कमजोरी होगी ना, वो बोलेगा हाँ सर वो तो पूरा दुनिया घूम रहा है सर मेरे लिए, ठीक है। बेचारे जो 1 सिलेंडर वाले होंगे, जिनको हमेशा बीमारियां वगैरह रहती होगी, खास करके जो कमज़ोर शरीर वाले हैं, उन सब के साथ होगा कि वो बेचारे हमेशा सर चकराएगा तो बोलेगा सर सही में मोशन हो रहा है। ऐसी कोई बातें नहीं है, देखना है। बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं, ये क्या करते हैं, मोशन तो करते हैं लेकिन स्लोली करते हैं, तो इसका हम लोग डजंट फील ईजिली, इसको हम आसानी से क्या नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे, अभी इस पर हम खूब सारा चर्चा भी करेंगे। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, मोशन करते हैं वेरी स्लोली, इसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा आपके घर में अगर घड़ी वगैरह होगा ना, तो घड़ी में आप देखिएगा, ठीक है, 3 सुई रहेगा, ठीक है। इस तरह से 3 सुई रहेगा। सबसे बड़े वाले सुई का क्या नाम होता है, सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड, वो सेकेंड हैंड मत समझ लेना तुम लोग, सामान सब जो सेकेंड हैंड खरीदते रहता है, ठीक है। ये सेकेंड की सुई हुई, ठीक है। मझले वाले सुई को कहते हैं हम लोग मिनट हैंड, मिनट हैंड। और सबसे छोटा जो सुई होता है उसको हम लोग कहते हैं आवर हैंड। अच्छा बताओ, इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन चलता है, सेकेंड वाला चलता है। इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि तुरंत में सेकेंड वाला सुई क्या हो गया, घूम गया। उसके अपेक्षा थोड़ा स्लो से कौन चलता है, मिनट वाला। तो मिनट वाले को हमको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि सेकेंड वाला घूम रहा है, अच्छा मिनट वाला अब हाँ हटा है, ठीक है। लेकिन आवर वाले को देखने में काफ़ी तकलीफ होगी। आवर वाला सुई कब घूम कर दूसरे पर जाएगा, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर कब जाएगा, इसके लिए आपको बहुत देर तक नज़र दौड़ाए रखना होगा, 1 घंटे से ऊपर, कि कब ये खिसकेगा। थोड़ा सा खिसका है, अच्छा अब खिसकने वाला, और यही तब तक में 40-50 बार क्या होगा, सेकेंड वाला सुई घूम जाएगा और उसको आप इजीली महसूस कर पाएंगे। तो यहाँ कहने का अर्थ यही था कि जो ज़्यादा तेज़ गति करता है उसको हम लोग इजीली फील कर लेते हैं, जो थोड़ा कम करता है उसको हम लोग इजीली फील नहीं कर पाते उस तरह से, और जो सबसे स्लो घूमता है उसको फील करना काफ़ी कठिन है। यही कारण है कि आप पृथ्वी के गति को महसूस नहीं कर पाते हैं। हमारा पृथ्वी सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन हम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी धीरे गति से चलती, 365 दिन बेचारे को लग रहा है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त तो और भी कई घंटे लग रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चाएं बाद में करेंगे। 2 तरह की गति करते हैं वो, ठीक है, परिभ्रमण और परिक्रमण, वो सब हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो ये था आपका ये तीनों तरह के मोशन के बारे में, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, अब हम लोग चलते हैं इसमें और आगे बढ़ते हैं। कितने मिनट का हुआ, स्टार्ट है। देखिए अब हम लोग इसमें एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा अभी डिस्प्लेसमेंट वाले में अभी हम लोग नहीं जा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज क्लास बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हम लोग अभी इसका छोटा सा टॉपिक एक यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट में अगले क्लास में ज़रूर जाएंगे। आज देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में और भी चीज़ें। अभी आपको हमने समझाया कि किसी वस्तु का रेस्ट और मोशन में होना किस प्रकार का होता है, एग्जाम्पल भी दिखाया, ठीक है। और किस वस्तु में किस प्रकार का मोशन है उसको हम लोग कैसे फील करेंगे, इसके बारे में हमने अभी ढेर सारी चर्चाएं की। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट को फिजिकल पोजीशन के आधार पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को फिजिकल पोजीशन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रेस्ट में, दूसरा है मोशन में। यानी कि अगर पूछा जाए पदार्थ जो है वह किसी जगह पर रहने के अनुसार कितने भागों में बटा हुआ है, तो 2 भाग में है। कुछ ऐसे पदार्थ है जो रेस्ट में है, कुछ ऐसे पदार्थ है जो मोशन कर रहे हैं। आपका ये बेंच रेस्ट मोशन में, रेस्ट अवस्था में है, और आपका ये पंखा मोशन कर रहा है। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो ये मोशन करते हुए पढ़ा रहे हैं, ये बोर्ड जो है वो अभी रेस्ट की अवस्था में है, ठीक है। ये छप्पर जो लगा हुआ है ये अभी रेस्ट की अवस्था में है, ठीक है। और हमारा जो मार्कर है वो मोशन कर रहा है, अपना जगह चेंज कर रहा है। तो ये
आपको यही चीज़ बताया जा रहा है इसमें रेस्ट और मोशन के बारे में। तो अगर आपसे पूछेगा कोई रेस्ट के बारे में तो बोल देंगे नो चेंज इन पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे, चेंज इन पोजीशन, ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों चीज़ आ गए। ठीक, अब चलते हैं इसमें मोशन में। और चलिए, मोशन के और भी पार्ट्स हैं, रेस्ट के पार्ट्स नहीं हैं। ठीक है, मोशन में देखते हैं हम लोग पार्ट्स में, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, चारों तरह का मोशन का हम लोग देख रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है। नॉन यूनिफॉर्म में ये समय अंतराल कुछ भी हो जाए, जैसे तैसे चलेगा, इसके बारे में चर्चा है आगे टॉपिक में होने ही वाली है। लीनियर मोशन जो एकदम एक सीधा गति में चलता है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। सर्कुलर मोशन का मतलब जो किसी इस पाथ पर चले, सर्कुलर पाथ पर चलेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। इस पर भी हम लोग बहुत सारा चर्चा करने वाले हैं अगले सेशन में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं इसमें। अगर यूनिफॉर्म में कहा जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस। इसमें हम लोग कह सकते हैं इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, लीनियर में हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ होगा इसका, स्ट्रेट लाइन पाथ यानी कि सीधी रेखा में वो गमन करेगा कोई भी चीज़। सर्कुलर वाले में हम लोग कह देंगे सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें, देखते हैं इसके बारे में भी। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म को भी दो भाग में बांटा गया है। एक है एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा है डी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेटेड मतलब कि मोशन क्या होगा, और भी ज़्यादा तेज होगा। ठीक है, इंक्रीज मोशन विथ टाइम, यानी कि समय के साथ मोशन और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज मोशन विथ टाइम, समय के साथ क्या हो जाएगा, उसकी गति घटती चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग अभी देख रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें आगे। ज़रा सा लीनियर वाले में चलते हैं और आगे। तो लीनियर के देखिए दो चीज़ें हैं, एक है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको बोला था मैंने कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नाम का एक टॉपिक भी आने वाला है आपके साथ में अभी। ठीक है, चलिए डिस्टेंस में देखते हैं। डिस्टेंस में कहा जाता है एक्चुअल पाथ, ठीक है, ट्रेवल। ठीक है, मतलब कि अगर आपने यहाँ से यहाँ तक आपने दूरी तय की है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप गए हैं, तो टोटल आपने कितना लेंथ तक तय किया है यात्रा, वही कहलाएगा आपका डिस्टेंस। इस पर चर्चा होगी और भी होगी, ये अगले सेशन का ये टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे भी। और डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, यानी जो सबसे छोटा रास्ता तय किया गया हो किसी जगह जाने के लिए। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे अगले क्लास में। देखिए हल्का सा इसको एक देख लेते हैं ग्लिम्स में। इसमें और भी आगे चलेंगे तो ज़रा सा डिस्टेंस से आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है स्पीड और ये आ जाता है वेलोसिटी। ठीक है,
चलिए और इसमें देख लेते हैं डिस्टेंस में और वेलोसिटी में, दोनों में। टोटल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी कि समय के अनुसार कितना डिस्टेंस हमने तय किया है, इसमें हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये चर्चा के लिए आगे बना रहेगा ये टॉपिक, ठीक है। तो देखेंगे इसके बारे में भी। चलिए इसको हम लोग और भी क्लियर करेंगे। ये स्पीड के 3 और चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें, ज़रा सा देख लेंगे थोड़ा सा इसमें, और आगे आएगा जो लास्ट आपका इसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अब इसमें लिखना कुछ नहीं है हमको, आपको हम ये ऐसा डायग्राम क्यों बना कर दिए है ये देखिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रहता है उसका फिजिकल पोजीशन के अनुसार हम उसे 2 भागों में बांटते हैं, एक रेस्ट में, दूसरा मोशन में। रेस्ट में जो वस्तु रहेगा वो अपना चेंज नहीं करेगा स्थान, मोशन में जो वस्तु रहेगा वो अपना स्थान चेंज करेगा। अच्छा, जो वस्तु मोशन में है उसको भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है यूनिफॉर्म मोशन करने वाला, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन करने वाला, तीसरा लीनियर मोशन करने वाला, चौथा सर्कुलर मोशन करने वाला। यूनिफॉर्म मोशन करने का तात्पर्य कुछ ऐसे वस्तु है जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करते हैं, इस पर चर्चा होंगी आगे। नॉन यूनिफॉर्म में देखते हैं कुछ ऐसे भी वस्तु हैं जो समय तो उतना ही लगाएगा लेकिन हर बार उसका क्या होगा, स्पीड जो रहेगा, वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो अलग अलग करेगा, ठीक है। कभी वो 20 किलोमीटर जाएगा, कभी वह 10 किलोमीटर जाएगा। ऐसा आप कहाँ देखते हैं, तो कभी आप जब कभी किसी प्लेन रोड पर से किसी रूखरे सतह पर चले जाते हैं तो वहाँ पर गाड़ी चलाने में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए। तो कभी आप ज़्यादा एक्सेलरेट कर देते हैं गाड़ी को या कभी आप धीरे कर देते हैं। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का सबसे बेहतर उदाहरण रहेगा। इसके बाद लीनियर मोशन आता है, एक ऐसी गति जो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन पर हो। और सर्कुलर में तो नाम में छिपा हुआ है, किसी सर्कुलर पाथ पर जब किसी तरह का मोशन किया जाए। मौत का कुआं सब में सर्कुलर पाथ पे ही, गोलाकार पथ पर ही वो मोशन करता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म को भी 2 भाग में बांटा गया, एक्सेलरेटेड मोशन में और डी एक्सेलरेटेड मोशन में। यानी कुछ ऐसे मोशन हैं जो समय के साथ अपने आप को और ज़्यादा पिक पॉइंट पे लाते हैं। पहले अगर 10 किलोमीटर पर आवर था, इस बार हो गया है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 10 से 20 तक पहुंच गया, यानी कि ये क्या किया, अपने आप में इंक्रीज किया है समय के अनुसार। एक ही घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा था और एक ही घंटे में अचानक से वो फिर 20 किलोमीटर रफ्तार तय करने लगा, यानी कि वो एक्सेलरेट हुआ है। आपके गाड़ियों में भी आपने सुना होगा कि हम एक्सेलरेटर देते हैं, ठीक है। डी एक्सेलरेट करने का मतलब होता है कि गति को कम करना। तो जब गति समय के साथ कम होती है तो उसे डी एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। लीनियर के और 2 हिस्से हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे कि अगर किसी स्थान तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से चाहे हम ऐसे जाए, चाहे हम ऐसे जाए, चाहे हम ऐसे जाए, ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है। अब इस पर हम किसी भी ओर से आते हैं तो टोटल जितना लेंथ में हम लोग ट्रेवल किए वो कहलाएगा उसका डिस्टेंस। जैसे कि आप बाज़ार समिति आना चाहते हैं, ये बाज़ार समिति है और ये बाज़ार समिति से खगड़िया स्टेशन है ये, ठीक है। अब बाज़ार समिति से खगड़िया स्टेशन जाने के कई रास्ते हैं। तो आप जब बाज़ार समिति से खगड़िया स्टेशन जाते हैं अलग अलग रास्तों से, तो टोटल आप बाज़ार समिति से खगड़िया स्टेशन जाने में जिस जिस रास्तों से जाते हैं उसकी जो टोटल लेंथ होगी ना, वही कहलाएगी उसकी डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल हम बाज़ार समिति से सीधे चलते हैं और सनौली होते हुए खगड़िया स्टेशन पहुंच जाते हैं और उसका टोटल लेंथ अगर 2 किलोमीटर है तो वो हो जाएगा उसका डिस्टेंस। कोई व्यक्ति जो है वो मथुरापुर घूम के तब पीछे से जाता है और बाज़ार समिति से होते हुए, बछौता होते हुए, मथुरापुर होते हुए जाता है, उसकी डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर होती है तो वो उसके लिए डिस्टेंस क्या कहलाएगा, 5 किलोमीटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस था, यानी एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया हमने। वही डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की जाए तो हम बाज़ार समिति से खगड़िया स्टेशन ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, इस तरीके से भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। जो सबसे छोटा रास्ता होगा, अगर ये सबसे छोटा रास्ता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना हमने लेंथ कवर किया है वही कहलाएगा उसके लिए डिस्प्लेसमेंट।
यानी सबसे छोटा जो रास्ता होगा बाजार समिति से खगड़िया जाने के लिए, एक रास्ता यहाँ से सीधे सनौली होकर है, वो 2 किलोमीटर का है। मथुरापुर होकर 5 किलोमीटर का है। कोई व्यक्ति जो है वो घूम कर जाते हैं, बस स्टैंड होते हुए जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए 4 किलोमीटर का है। तो अगर पूछा जाए बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसमें हम लोग कहेंगे 2 किलोमीटर, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है। इस पर चर्चाएँ होंगी ढेर सारी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पीड के बारे में। तो जितना डिस्टेंस हम समय के अनुसार तय करते हैं वही कहलाता है उसका स्पीड। वेलोसिटी के बारे में देखेंगे, जितना डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा समय के अनुसार वो भी कहलाएगा वेलोसिटी। इस पर बहुत सारा चर्चा होने वाला है अगले सेशन में। तो कुल मिलाकर आपका यही था आज का पहला फिजिक्स का क्लास। उम्मीद करते हैं आप इसको कनेक्ट करेंगे अपने से, घर में जाकर इसको पढ़ेंगे, इसका नोट्स वगैरह बनाएंगे। PDF भी जल्द ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा आपके सुविधा के लिए, लेकिन इसे पढ़ेंगे पहले। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो आप हमसे शेयर करेंगे, ऐसा हमें आशा रहेगा। धन्यवाद।